हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपन आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्यों हम पढ़ेंगे? क्योंकि जो है अब हमारा क्या होगा, एमआर सीट पे 20 नंबर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं और आपका एमआर सीट पे ही देना है, जो कि एक एक नंबर आपको काउंट करना है। तो आज हम इसका कंप्लीट मैराथन एमसी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट की हम आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। तो भाई क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि जैव प्रक्रम से है, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा बायो का लाइफ प्रोसेस था, मींस जैव प्रक्रम था। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। प्रक्रम मींस प्रक्रिया, प्रोसेस। कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे जो हमारे पौधे होते हैं वो वायु को शुद्ध कर देते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि O2 क्या करते हैं हम लोग, O2 को पौधों से ले लेते हैं, कह देते हैं वो O2 हमें दे दो, और CO2 क्या करते हैं, हम उनको दे देते हैं। किसको दे देते हैं? पौधों को दे देते हैं। तो भाई CO2 क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है ना। हाँ, हानिकारक होता है भाई। तो CO2 क्या करता है, जो हमारा पौधा होता है वो CO2 हमसे ले लेता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो CO2 लेकर क्या करता है, जो है जल्दी से फटाफट से हमारे वायु को शुद्ध कर देता है। तो यहाँ पे CO2 तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि CO2 से ही पौधा हमारा क्या करता है, भोजन बनाता है। क्योंकि जब आपके पास सांस ही नहीं रहेगा तो आप खा पी के क्या करोगे? तो उसी तरह हम पौधों में क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो हमारा CO2 होता है भैया, जो CO2 होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। इसका आंसर होगा भाई प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही वायु को शुद्ध करते हैं। बिकॉज CO2 जो हमारा प्रकाश संश्लेषण में पौधों का भोजन बनाने में सहायक करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? फिर वही क्वेश्चन है, उल्टा सीधा घुमा के पूछा जाएगा, घूमिएगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी को तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसमें कौन सी गैस ऐसी है, कौन सी ऐसी गैस है भाई जो सहायक होती है? तो बिल्कुल इसका नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि CO2 सहायक होती है। कौन सी होती है? CO2 होती है। बिकॉज O2 तो करेगा नहीं, क्योंकि O2 को तो वो कर देता है कि ले जाओ प्राणी इंसान जाओ, ले जाओ हमको CO2 दे दो भाई, उसी से हमें अपना भोजन बनाना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं पेड़ पौधे भाई? चलो फटाफट से बता दो। परपोषी, निर्जीव, पर्णरहित, स्वापोषी। आइए देख लेते हैं एक एक का मीन। परपोषी मतलब जो है, परपोषी मतलब जो क्या करते हैं, दूसरों से, मतलब दूसरों से उनके भोजन की प्रक्रिया होती है, दूसरों से वो सारे कार्य करते हैं। निर्जीव में तो आप तो जान जाइए, जो पड़े रहे ना सांस ना कुछ, बस ऐसे ही पड़े रह जाएं, जैसे हमारा लकड़ी वगैरह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ रही थी, ये पढ़ रही का कोई मामला ही नहीं है, इनको तो गलत ही काट दो। आइए चौथा हमारा बचता है, क्या बचता है? स्वापोषी। स्वामी स्वयं का पोषण, मतलब पोषण यानी स्वयं से पोषण करते हैं, स्वयं से भोजन बनाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे क्या स्वयं से भोजन बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके पढ़ लीजिए, आने वाला है बहुत ही काम ये चैप्टर, ठीक है। अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं भाई? अधिकतर पेड़ पौधे हमारे स्वापोषी होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? ये भाई जो क्लोरोफिल होता है ये किस कोशिकांग में पाया जाता है? अब बात करते हैं पहले ये भैया, क्लोरोफिल क्या है ये तो समझ में आ जाए, फिर कोशिकांग समझ में आ जाएगा तभी तो आंसर देंगे भाई। ये क्या होता है, एक मिनट, जो हमारा क्लोरोफिल होता है ये हमारा वर्णक होता है। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल हमारा वर्णक होता है, कलर देता है। जो ग्रीन कलर हमारे पौधे में पाए जाते हैं, जो हरा रंग होता है, ये क्लोरोफिल के कारण ही तो पत्तियों में हरा रंग होता है। तो क्लोरोफिल हमारा क्या होता है, वर्णक होता है। अब किस कोशिकांग में पाया जाता है? अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आंसर ये हो गया हमारा, देखिए पत्ती हो गया भाई, यहां समझिए ये हमारा क्या हो गया मेरे मित्रों, ये हमारा हो गया पत्ती हो गया। एक मिनट यहां ही दे देते हैं, ये हमारा पत्ती हो गया, ठीक है। अब पत्ती में क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए ये ऐसे से जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, इधर हमारा हरित लवक हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया भाई, हरित लवक हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा होता है
ये हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है, कोशिकांग, कोशिका का अंग। अब ये हमारा क्लोरोफिल है, अब ये इसका अंग है, तो इस अंग को क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। तो जहां भी हरित लवक हो भाई तोड़ फोड़ दो कि हरित लवक रहेगा। ये देखो भाई पहले ही बैठे हैं, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये कोशिका द्रव, ग्रेना, स्टोमेटा, ये सब चीजें नहीं है भाई, ये सब कोई भी चीजें है नहीं। चलिए अब आके हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भाई क्या है हमारा, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। भैया लार ग्रंथि से, जो हमारी लार ग्रंथि है उससे निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टॉयलिन बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं, लार बोलते हैं, या फिर जल बोलते हैं। तो भाई जो लार ग्रंथि से हमारी रस निकलती है वो भाई लार से जो निकलेगा, लार ही तो निकलेगा। तो लार ग्रंथि से क्या निकलेगा भाई, लार रस निकलेगा। कहां है ऑप्शन में भाई, तीसरे नंबर पे है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई, लार ग्रंथि से हमारा लार रस निकलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम होता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम होता है भैया, कौन सा एंजाइम होता है हमारा लार में। तो क्या होता है, टॉयलिन होता है, या फिर लार होता है, या फिर स्ट्रीमा होता है, या फिर कोई रस होता है। भाई नहीं, ये सारी चीजें हमारे क्या है, गलत है। हमारा टॉयलिन नामक एंजाइम होता है, वो मनुष्य के लार में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हरित लवक में, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। बात करते हैं अब स्ट्रोमा की। ये स्ट्रोमा क्या होता है, पहले स्ट्रोमा तो पता चल जाए तभी तो जानेंगे अभिक्रिया क्या होती है इसमें। तो यहाँ समझिए भाई, हमारी ये क्या हो गई भाई, पत्ती हो गई। हरित लवक अभी बताया, हमारा जो ये ऊपर हरा हरा होता है ये क्या होता है, हमारा हरित लवक हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। फिर इसमें जो हमारे ये छोटे छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 क्रियाएं होती हैं भाई, इसमें हमारी 2 क्रियाएं होती हैं। एक तो हमारा ग्रेना होता है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो 2 तरह से होती है, एक ग्रेना से होती है और एक भाई स्ट्रीमा से होती है। अब ग्रेमा में क्या आवश्यकता पड़ती है, ग्रेना की जो ग्रेमा होती है हमारी, वो जब प्रकाश पड़ता है हमारा किस पे, पत्तियों पर पड़ता है। जब प्रकाश हमारा पत्तियों पर पड़ता है तो हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू हो जाती है। तो भाई ग्रेना जो होती है वो हमारी प्रकाश को लेती है, ग्रेना किसको लेती है, प्रकाश को लेती है भाई। और जो हमारी स्ट्रीमा होता है भाई, जो हमारा स्ट्रीमा होता है वो कहता है हमको प्रकाश नहीं चाहिए, हम भाई अनलाइट रहेंगे, हम अप्रकाश से रहेंगे। ये जो हमारा स्ट्रीमा क्रिया करता है ये अप्रकाश में करता है। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि भाई जो हमारे रात में होते हैं पौधे, जो रात वाले पौधे होते हैं भाई क्या करते हैं, अचानक से यूं ही क्या करने लगते हैं, ऑक्सीजन को लेने लगते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेने लगते हैं, कार्बन डाई को छोड़ने लगते हैं। और लोग कहते हैं रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, पर सारे पेड़ ऐसे नहीं होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे नीम हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ पेड़ होते हैं कहते हैं नहीं सोना चाहिए। तो ये क्यों, क्योंकि 2 तरह से क्रिया होती है, एक रात में होती है, एक दिन में होती है। प्रकाश में जो हमारा दिन में होता है भाई वो ग्रेना से क्रिया करता है, हमारा जो ये पत्ती पे आके पड़ता है तो ग्रेना से क्रिया करता है। और जो रतिया में करता है भाई वो स्ट्रीमा से करता है। किससे करता है, स्ट्रीमा से करता है। तो हरित लवक के स्ट्रोमा से करता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो भाई समझ तो गए कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो लगा दो ना भाई अप्रकाश पे, ये रहा भाई अप्रकाश, हमारा अप्रकाश हो गया सही। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव अमाशय में, भाई किसमें, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। जो मानव का अमाशय होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को अम्लीयता देता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो अगर एग्जाम में आ गया मानव अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो भाई कौन सा होता है, पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर हाइड्रो अम्ल, या फिर हाइड्रोसल्फ्यूरिक, जैसे H2SO4 जिसे बोलते हैं
है या फिर ऑक्सीजन होता है? क्या होता है भाई? तो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है, हमारे अमाशय में पाया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं HCl। तो भाई ये आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 10वां नंबर देख लेते हैं कि मानव पाचन में बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? भाई जो सबसे बड़ी वाली ग्रंथि है उसका क्या नाम है? यकृत है या फिर पित्त है या फिर अग्न्याशय है या फिर वृक्क है? कौन सा आंसर है? फटाफट बताइए। यकृत है या फिर पित्त है या फिर अग्न्याशय है या फिर वृक्क है? तो मेरे दोस्तों ये होगा यकृत। यकृत क्या है? मानव पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? यकृत है। क्वेश्चन उल्टा सीधा करके भी पूछेगा तो आपको गुमराह नहीं होना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, यकृत किस रस को स्रावित करता है? स्रावित मीन्स क्या होता है भाई? निकालना होता है, एकदम सिंपल है। स्रावित मीन्स निकालना। यकृत जो है वो किस रस को निकाल देता है? फेंक देता है, कहता है जाओ हमारी गली से। किस रस को ये निकालता है भाई? फटाफट फट देनी बता दो। लार को या फिर टॉयलिन को या फिर पित्त या फिर पेप्सिन को? किसको निकाल देता है भाई? फटाफट। लार को निकालता है? शायद नहीं। लार को कहां से निकालेगा? ये तो रस की बात है, काट दो इसको। टॉयलिन को निकालता है? कहां भाई? टॉयलिन कहां? यहां पे आ गया, काट दो इनको भी। पित्त को निकालता है या फिर पेप्सिन को? पेप्सिन को तो हटा ही दो। पित्त को निकालता है। किसको निकालता है भाई? पित्त रस को निकालता है। अब एक क्वेश्चन यहीं पे पुटअप होता है कि जो हमारा पित्त रस है, जो हमारा पित्त रस है वो इकट्ठा कहां पे होता है? अब ये भाई पित्त रस को स्रावित करता है, निकाल देता है। जब ये हमारा यकृत पित्त को निकाल दिया तो ये कहीं ना कहीं इकट्ठा होता होगा ना भाई? कहां इकट्ठा होता है? फटदेनी बता दीजिए। जो हमारा पित्त रस होता है वो कहां इकट्ठा होता है? इससे ही जुड़ा है, इसकी बहन है पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और कहां होता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा पित्त रस है भाई इकट्ठा कहां होता है? फट देनी बता के चले आइएगा, लगा के चले आइएगा। पित्ताशय में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। धमाकेदार क्वेश्चनों की बारिश हो रही है। अमाशय के भीतरी अस्तर की हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल की रक्षा करता है। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन देख के मत घबराइए, आंसर को फटाफट बताइए। अमाशय के भीतरी फिगर से समझाएं, अभी समझ में आ जाएगा। आइए यहां पे ये हो गया हमारा कुछ स्टमक। आम बनाने जानते हो, एग्जाम में आ जाएगा, वैसे ही बना के चले आना। ये हो गया हमारा स्टमक। भाई एक मिनट, मेरा खुद ही गलत हो गया आर्ट थोड़ा सा। ये हो गया स्टमक, कुछ इसी तरह से है भाई। स्टमक हो गया, सॉरी ये थोड़ा आर्टिंग थोड़ा गलत है। यहाँ पे स्टमक हमारा हो गया, ठीक है। अब बात पूछा है अमाशय के भीतरी अस्तर, तो अस्तर हमारा ये हो गया भीतरी अस्तर। हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल की रक्षा करता है, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब भाई आपको ध्यान देना है कि HCl जानते हो? जो हमारा HCl होता है, जो अभी HCl सामान्य भाषा में बताएं तो तेजाब को अगर आप छू देते हो तब भी जल जाते हो। तो भाई हमारे जो ये क्या होता है, अमाशय में पाया जाता है, तो आखिर हमारे शरीर को ये जो है नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? आखिर इसकी रक्षा करने वाला है कौन? हम भी तो आज जान जाए इसकी रक्षा कौन करता है। आइए देख देते हैं। पित्त करता है? शायद नहीं। ये पित्त कहां से आ गया भाई? यकृत करता है। ये कहां सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये तो हटा दो इनको। वृक्क करता है? तुम कहां आ गए भाई? तुम तो चले ही जाओ। श्लेष्मा करता है? हाँ जी बिल्कुल, श्लेष्मा करता है हमारा। जो क्या करता है? HCl से हमारे आंतरिक स्तर की रक्षा करता है। इसको हम क्या बोलते? श्लेष्मा। अगर न्यूकल भी लिख के आ जाए तो गुमराह मत हो जाइयो मेरे दोस्तों, गुमराह मत हो जाइयो, न्यूकल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में काम करता है, एसिड एनवायरनमेंट में काम करता है? वो भाई कौन सा एंजाइम है जो अम्लीय वातावरण में काम करता है? जरा हमें भी तो बता दो। पेप्सिन है या फिर हाइड्रोक्लोरिक है या फिर श्लेष्मा है? तो भाई श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक को मार के भगा दो, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो कोई एंजाइम है ही नहीं। तो बचा पेप्सिन, बच गया। अब इसका थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ भाई, बता दीजिए। अग्न्याशय जानते हो? अग्न्याशय में होता है
जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि में होता है जठर रस भाई होता है, और जठर रस में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक, तीसरा हमारा श्लेष्मा हो गए भाई। तो हमारा जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचाता है। तो हमारा कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में काम करता है? तो भाई पेप्सिन हो गया। पेप्सिन नामक एंजाइम हमारा अम्लीय वातावरण में काम करता है। क्लियर हो गया? जी हाँ बिल्कुल, थम्स अप देते रहिएगा, उसको देने में कंजूसी नहीं। IM 16 नंबर देख लेते हैं। अग्न्याशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्न्याशी रस दोस्तों, अग्न्याशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, या फिर वसा के पाचन में सहायक होता है, और या फिर हाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट में सहायक होता है, या फिर इन सभी में होता है? फटदेरी बता दीजिए कि किस में होता है। तो भाई ये तो प्रोटीन में होता है। हाँ जी, मैंने पढ़ा था प्रोटीन में होता है, पर मैंने वसा भी पढ़ा था, इसमें भी होता है। अरे भाई कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा था, इसमें भी होता है। तो लगाए किस पे? अरे चल लिखा है इन सभी में, इसी पे लगा के चले आओ, गलत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन को पचाता कौन है। फटदेरी बता दीजिए। अभी अभी बताया कि मैंने जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिन जो है हमारा प्रोटीन को पचा देता है एकदम से। और वसा जो होता है भाई, जो वसा होता है वो हमारा एमाइलेज क्या करता है? वसा को, जो हमारी फैटी चीज रहती है उसको पचा देता है फटाफट से। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है वो लाइपेज उसको पचा देता है। ठीक है। अग्न्याशी रस किसके पाचन में काम आता है? तो इन तीनों के पाचन में काम आता है, प्रोटीन के भी, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। जल्दी से जो है हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके निर्माण में दोस्तों, किसके निर्माण में हमारी पेशियों का खिंचाव होता है? कौन है जो आ जाता है जिससे हमारे पेशियां जो हो जाती हैं, खिंचाव हो जाता है? एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई क्रिकेटर होता है, अचानक से क्या होता है, उसके पेशियों में खिंचाव आ जाता है, वो खेल नहीं पाता है। आखिर कौन होता है वो? आखिर वो होता कौन है जिसके खिंचाव से हमारी पेशियां, किसके निर्माण से हमारी पेशियों में खिंचाव हो जाता है? हमें क्या आ जाता है? मोच आ जाता है दोस्तों, मोच आ जाता है। तो किसके खिंचाव से? वसा की, सॉरी, लैक्टिक अम्ल से, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, या फिर हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। किससे होता है? फट दे आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो भाई वो बता देते हैं, H2SO4 का तो नामो निशान केमिस्ट्री में ही होगा, यहाँ तो नहीं होगा भाई, यहाँ तो तुम्हारा राज नहीं चलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो नहीं सकता, लैक्टिक अम्ल बचा भाई। तो लैक्टिक अम्ल हमारा जो होता है उसके निर्माण से हमारी पेशियों में खिंचाव हो जाता है। अगर लैक्टिक अम्ल में हमारा क्या होता है, जब लैक्टिक अम्ल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्या होता है, जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमारी जो पेशियां हैं दोस्तों, जो हमारी पेशियां हैं उसमें क्या होता है? खिंचाव हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? खिंचाव हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एटीएप्सिन कार्य करता है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, एटीएप्सिन कार्य करता है। अब भाई बात करते हैं ये एटीएप्सिन क्या होता है। भाई ये एटीएप्सिन होता क्या है ये हम देखते हैं। ये कार्य करता है, किस पे करता है? वसा पर करता है, प्रोटीन पर करता है, या फिर ए व बी दोनों पर करता है, या फिर जितने सारे हैं उस पे करता है। हमारा जो एटीएप्सिन होता है वो किस पे कार्य करता है? एटीएप्सिन का दूसरा नाम एमाइलेज है। क्या है दोस्तों? एमाइलेज है। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं एटीएप्सिन, इसका दूसरा नाम एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है भाई? वसा को पचा देता है, फट देनी, वसा को पचा देता है। तो एटीएप्सिन कार्य करता है, वही तो क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं भाई, उल्लू बना रहे, बना नहीं पाएंगे, हमने तो पढ़ रखा है। एटीएप्सिन हमारा कार्य करता है किस पे? वसा पर कार्य करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं। आइए भाई अगला इनाम देख लेते हैं, क्या है हमारा? मानव में भाई, किस में? मानव में, ह्यूमन में श्वसन वर्धक कौन होता है भाई? श्वसन वर्धक, श्वसन को जगह जगह तक पहुंचाता कौन है भाई? फट देनी आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन होता है, या फिर कोशिका होता है, या फिर CO2 होता है, या फिर यही हमारा सिरा होता है? चलिए फटाफट से बताइए होता क्या है। मानव में श्वसन वर्धक कौन होता है?
ये सिरा जो मैंने लिखा बिल्कुल नहीं होगा, गुमराह करने के लिए आपको एग्जाम वाले दे सकते हैं। CO2 क्या होता है भाई, या फिर कोशिका तो होगा नहीं, मामला फंस रहा है हीमोग्लोबिन और CO2 में। श्वसन, मानव में श्वसन वर्धक कौन होता है, गैस तो पूछा नहीं है, फटाफट से काट दीजिए। हीमोग्लोबिन होता है। कैसे होता है, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे O2 को मिस ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है। उसके बाद जो वहां पे CO2 जो हमारी बेकार गैस रहती है, जो हमारा क्या होता है, बेकार गैस रहता है, मीन्स CO2, उसको फटाफट बाहर निकाल देती है। उसको क्या करती है, फटाफट बाहर निकाल देती है। कहता जाओ पेड़ों को दो, पेड़ों के पास जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए क्या, हमको O2 चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। मानव में श्वसन वर्धक कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिए भाई, एक एक नंबर यहाँ, इससे बाहर नहीं आने वाला है भाई मेरे दोस्तों, इससे बाहर नहीं आने वाला। डोंट वरी, सारे चैप्टर्स के आज जो है कंफर्म हो जाएंगे आपको और इससे बाहर नहीं आएगा। नोट्स बना के रख लीजिएगा, बाद में फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला कोई क्वेश्चन। फुफ्फुस से रुधिर में कौन सा गैस अलग हो जाता है, फुफ्फुस में रुधिर में कौन सा, फुफ्फुस से रुधिर में कौन सा गैस अलग हो जाता है भाई, फटाफट बता दीजिए कौन सा गैस है जो कि अलग हो जाता है। वो भाई CO2 अलग हो जाता है कि O2 अलग हो जाता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है कि नाइट्रोजन। ये भाई आवर्त सारणी नहीं चलेगी, यहाँ पे दोनों को हटा दो। CO2 बचा, O2 बचा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बचा क्या भाई, O2 होगा कि CO2 होगा। जो फुफ्फुस से रुधिर तक जाता है तो CO2 को अलग कर देते हैं, उसको क्या शुद्ध करने के लिए भेज देते हैं या फिर बाहर निकाल देते हैं। जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे फुफ्फुस से रुधिर में कौन सा गैस अलग होता है, तो वो भाई CO2 होता है। तो आंसर तो ये सही रहेगा, O2 नहीं रहेगा, गलत काट के चले मत आइए, ठीक है। तो क्या होता है, CO2 जो होता है वो अलग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नोट आपको बता देते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ATP का पूरा नाम मेरे दोस्तों, ATP का फटाफट से क्वाइज है, ATP का पूरा नाम यहाँ पे है। ATP का पूरा, एक मिनट, ATP का पूरा नाम होता है भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उतार लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है ये भाई, एग्जाम में पूछा गया है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, अशुद्ध रुधिर अभी मैंने बताया, फुफ्फुस से रुधिर जाता है कौन सा, CO2। जो अशुद्ध रुधिर होता है ये बेकार होता है, इनको अलग कर दिया जाता है। जब अलग कर दिया जाता है तो ये कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है या फिर आलिंद में जाता है या फिर धमनी में जाता है या फिर में जाता है। कहां जाता है भाई, फट देनी बता दीजिए। ये हमारा कहां चला जाता है, ना तो आलिंद में जाएगा, ना तो सिरा में जाएगा और ना ही फेफड़ों में जाएगा मेरे दोस्तों, ये डायरेक्ट धमनी में चला जाता है। कहां चला जाता है भाई, धमनी में चला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसकी भित्ति मोटी होती है दोस्तों, किसकी भित्ति मोटी होती है, फट देनी आंसर बता दीजिए। किसकी भित्ति मोटी होती है, शिरा की होती है या फिर फुफ्फुस की होती है या फिर धमनी की होती है या फिर कोशिका की होती है भाई, फट देनी बता दीजिए। किसकी भित्ति मोटी होती है, तो भाई जो भित्ति होती है वो हमारे सिरा की तो मोटी होती ही नहीं है, कोशिका भी की मोटी नहीं होती, फुफ्फुस की भी नहीं, धमनी की सिरा क्या होती है, मोटी होती है भाई। धमनी की सिरा क्या, धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। आइए और सारे रंग बिरंगों क्वेश्चन की बारिश करवा देते हैं, तो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो भाई आइए देखते हैं हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं भाई, कितने कोष्ठ होते हैं। तो ये क्या है भाई, कोष्ठ क्या है कि जो आलिंद होते हैं, जो निलय होते हैं, वो कितने कितने होते हैं भाई, 206 होते हैं या फिर 108 होते हैं या फिर 4 होते हैं या फिर सिर्फ 2 होते हैं। फट देनी आंसर बताइए, कितने होते हैं हमारे हृदय में, कितने कोष्ठ होते हैं। तो भाई 206 तो हो ही नहीं सकते, कोई हड्डी थोड़ी ना है भाई, 108 भी नहीं
नहीं होंगे, 4 भी नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 भी नहीं होगा भाई, 4 ही रहेगा। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, तो हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं मेरे दोस्तों और 2 निलय होते हैं। आगे बढ़िए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। छक्का लगाते हुए स्थानांतरण या प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न उत्पादों के परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण है, उत्पन्न उत्पाद जो होता है उसमें परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी में कोई परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? उत्पादक स्थानांतरण बोलते हैं, या फिर उत्पादक बोलते हैं, या फिर उपभोक्ता बोलते हैं, या फिर इसमें से कुछ नहीं बोलते हैं। फटाफट से बताइए क्या बोलते हैं भाई? तो इसमें से कुछ नहीं मतलब हो ही नहीं सकता, ये क्या बात है भाई? उपभोक्ता तो कोई हमारा एसएसटी या फिर साइंस का वो थोड़ी ना चल रहा है, या उत्पादक हो ही नहीं सकता भाई। स्थानांतरण, कोई भी चीज परिवर्तन कर रही है, कोई भी डिफरेंट उसमें आ रहा है, तो यानी वो स्थान को परिवर्तित कर रही है, यानी वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रही है जिससे परिवर्तन आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, किडनी को लेकर चलते हैं, हमारी किडनी फेल ना हो जाए। मानव में वृक्क होते हैं भाई, मानव में वृक्क होते हैं, किडनी होती है, कितनी किडनी होती है? फटाफट से बताइए। 2 किडनी होती है, या फिर 5 किडनी होती है, या फिर 8 किडनी होती है, या फिर भाई किडनी ही नहीं होती है? फटाफट से बताइए। मानव में वृक्क होते हैं, किडनी होती है, फटाफट से बताइए। 2 होती है कि 5? भाई एक भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किडनी हो ही ना। और 8 की तो बात छोड़ो, 8 किडनी कहाँ जाएगा भाई? इस संरचना, पेट की संरचना ही नहीं रहेगी, किडनी ही किडनी दिखाई देगा। 5 तो हो ही नहीं सकता है। 2 बचा है, मारो टिक भाई, 2 पे लगा। 2 किडनी होती है मानव में। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूरिया या यूरिक अम्ल। भाई क्या यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग हो जाते हैं? इनका अलगपन, इनका बिछड़ना कहाँ होता है? ये भाई बिछड़ कहाँ जाते हैं? अम्ल बताइए कहाँ बिछड़ जाते हैं ये अम्ल से? भाई वृक्क में बिछड़ जाते हैं, कि अमाशय में भाई अलग हो जाते हैं, कि कोष्ठ में हो जाते हैं, कि भाई धमनी में हो जाते हैं? फटाफट से, जो हमारे यूरिया या यूरिक अम्ल होते हैं ये हमारे वृक्क में, भाई वृक्क में जो होते हैं अम्ल से अलग हो जाते हैं, अमाशय कोष्ठ धमनी में नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव में एक दिन में मानव मूत्र का उत्सर्जन आपतन लीटर कितना होता है? भाई फटाफट से बताइए जल्दी से। मानव मूत्र का उत्सर्जन कितना लीटर होता है? 1 से 2 लीटर होता है दोस्तों, कि 2 से 3 होता है, कि 3 से 4 होता है, कि जितने भी ऑप्शन है सब सही है। आइए ऐड कर लेते हैं एक बार। 4 3 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 5 10 2 12 13 14 1 15 लीटर क्या एक मानव मूत्र? नहीं भाई, फटाफट से ये सभी वाला मामला गलत कर दीजिए। 3 से 4 गलत काटिए, 2 से 3 काटिए, 1 से 2 पे लगा के आइए। 1 नंबर जल्दी जल्दी पाइए। 1 नंबर का मामला है, फटाफट से सही सही आंसर बताइए आप, और जल्दी से इसको नोट डाउन भी करते रहिए, बिकॉज ये आपको देगा 1 नंबर, क्योंकि अब 1 नंबर काउंट करने का चांस आ गया है मेरे दोस्तों। अब मजाक नहीं, अब 1 नंबर काउंट करना है, बिकॉज 1 नंबर से आप बन सकते हैं टॉपर और 1 नंबर से आप बन सकते हैं लूजर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो भाई बिना लेट के आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? स्थान का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ये जो हमारे खाद्य पदार्थ है भाई, इसका स्थानांतरण, इसका परिवर्तन किसके द्वारा होता है? फटाफट भाई बताइए। फ्लोरेम के द्वारा होता है, या फिर हरित लवण के द्वारा होता है, या फिर क्लोरोफिल के द्वारा होता है? तो ये हरित लवण तो हमारे पत्तियों में पाया जाता है, इसको मारो गलत निशान। थर्ड देखिए, क्लोरोफिल तो नहीं, ये तो रंग कलर देता है। अब स्थानांतरण करता कौन है? फ्लोएम करता है। किसका? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ये हो गया हमारा पत्ती भाई, ये हो गया पत्ती। इसमें जो फ्लोएम होते हैं, यहाँ भी इसका पत्तियों के ऊपर भी ले जाएगा भोजन को, नीचे भी ले जाएगा, दाएं भी ले जाएगा, बाएं भी ले जाएगा। ये जो फ्लोएम है सब जगह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, तब हमारे पौधे होते हैं एकदम चकाचक, एकदम हरे रंग बिरंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्या देखते हैं? तो हमारा यही फ्लोएम हो जाएगा, टिक लगा के चले आइएगा।
फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है? लो भैया क्वेश्चन मिल गया। यही अभी पूछा गया था, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, और यही पूछा गया फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो भाई किसके रूप में होता है? किसके रूप में होता है ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ, ये तो पता है कि जो हमारा फ्लोएम है भाई, इसके द्वारा भोजन का होता है स्थानांतरण, लेकिन किसके रूप में आखिर होता है ये तो हमको पता ही नहीं है भाई। कोशिका के रूप में होता है, या फिर पत्ती के रूप में होता है, या फिर सुक्रोज के रूप में होता है? कोशिका के रूप में तो होगा नहीं भाई, पत्ती के रूप में तो नामुमकिन, असंभव है। आइए भाई, सुक्रोज दिख गया, इसी के रूप में होता है। थर्ड वाला हमारा आंसर क्या है? सही है। चलिए भाई आगे देखते हैं, बिना एनर्जी लॉस किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन होता है। ग्लूकोज का भाई पाइरुवेट में विखंडन होता है, कोशिका में होता है, या फिर कोशिका द्रव में होता है, या फिर सुक्रोज में होता है? तो भाई जो ये हमारा ग्लूकोज है भाई, ये कोशिका द्रव में विखंडन होता है। कहाँ होता है विखंडन भाई? कोशिका द्रव में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में कौन सा हार्मोन है जो भोजन को पका देता है? हम तो सोचते थे बचपन में भाई जादू हो रहा है, ये जो पक जा रहा है क्या होता है? हरे रंग का आम भाई पीला हो जा रहा है, कैसे हो रहा है? ये सब तो हमको पता ही नहीं था, पर बायो में आ गए, एसबीएस पे आ गए, सब पता चल जाएगा, डोंट वरी। देखिए, पादपों में कौन सा हार्मोन भोजन को पकाता है? फटाफट फट देनी आंसर बताइए। एथिलीन है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है भाई? फटाफट। क्या है भाई? प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता है, एकदम नामुमकिन, असंभव है, बिल्कुल भाई इम्पॉसिबल। कार्बोहाइड्रेट ना बाबा, यहाँ पे कहाँ आ गया हमारा प्रोटीन? ये कैसे आ गया भाई? एथिलीन बचा भाई। एथिलीन भैया हमारे क्या करते हैं, फटाफट से जितने भी पादप में जो है हार्मोन है, यही एथिलीन नामक हार्मोन ही भोजन को पका देता है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है? भाई वो कौन सा हार्मोन है जो पौधों को बढ़ने से रोक देता है, पौधे वैसे के वैसे रह जाते हैं? भाई कौन है? साइटोकाइसिस है, या फिर एक्सिस अम्ल है, या फिर एथिलीन हार्मोन है? कौन सा है भाई? तो हमारा है एक्सिस। ये साइटोकाइनिन तो होगा नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एंड एथिलीन तो होगा ही नहीं, ये हमारा दूसरा होगा एक्सिन अम्ल जो है भाई। जो ये एक्सिन अम्ल है, ये हमारे पौधों की वृद्धि को रोक देता है। जो पौधे हमारे बढ़ते रहते हैं, आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि आप कितना भी पानी खाद क्यों ना डाल दो, मतलब उसकी वृद्धि होना कम हो जाती है, वो बढ़ते नहीं है। तो वो इसी का कमाल है। किसका कमाल है भाई? एक्सिस अम्ल का कमाल है। इसने कहा नहीं बढ़ने दूंगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? जैसे मनुष्य में जो हार्मोन पाए जाते हैं, उसी तरह निम्न में से बताइए फटाफट कि कौन सा पादप हार्मोन है। यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या वो एथिलीन है, क्या वो एक्सिस अम्ल है, या फिर वो साइटोकाइनिन अम्ल है? भाई फटाफट, क्या वो साइटोकाइनिन अम्ल है, या फिर एक्सिस अम्ल है, या फिर एथिलीन अम्ल है? तो भाई ये दोनों को लगा दो रॉन्ग, एंड ये हमारा हो गया यस। हमारा वो साइटोकाइनिन अम्ल जो है, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, वो पौधे का हार्मोन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग को संश्लेषित करता है, या फिर किस भाग में संश्लेषित होता है? कौन सा हार्मोन भाई? ऑक्सिन नामक हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है? क्या वो पौधे के प्ररोह के अग्रभाग में होता है, या फिर तने या पत्तियों में होता है, या फिर इसमें से किसी में भी नहीं होता है? तो ये दोनों रॉन्ग है आंसर भाई। ये प्रारोह का अग्रभाग। अब प्रारोह क्या है? हमने आप लोगों को जीवों के जनन में बताया था कि पुष्प क्या होता है, तो प्रारोह का रूपांतरण ही हमारा पुष्प कहलाता है। ये हो गया हमारा प्रारोह, ये हो गए पौधे भाई, ये हो गई पत्तियां, इसी का रूपांतरण हमारा पुष्प कहलाता है। तो प्रारोह का अग्रभाग भाई, जो ये अग्रभाग है, यही ऑक्सिन हार्मोन यहीं पे संश्लेषित होता है पौधे के अग्रभाग पर, मिस प्रारोह के अग्रभाग पर। आइए नेक्स्ट
क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। पराग नलिका, कौन सी नलिका भाई? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि, बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की वृद्धि का अनुवर्तन है? किसका? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की वृद्धि का अनुवर्तन है भाई? रसायन अनुवर्तन क्या वो है, या फिर भौतिक अनुवर्तन है, या फिर पौधे या तनों का अनुवर्तन है, या फिर इन तीनों का अनुवर्तन है? तो ध्यान से सुनिए भाई, ये रासायनिक अनुवर्तन है। जो भी बीजांड की ओर वृद्धि कर रहा है पौधा, वो हमारा रासायनिक अनुवर्तन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं। किस हार्मोन्स के द्वारा निषेचन के बिना बीज रहित फल प्राप्त हो जाता है? मतलब वो कौन सा हार्मोन है भाई? फटाफट, वो कौन सा हार्मोन है जिसके बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज रहित, मतलब बीज जिसमें पाया जाता हो, वो फल प्राप्त कर लेता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है? क्या वो जेविरेलिन है, क्या वो साइटोकाइनिन है, या फिर एथिलीन है? तो भाई ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। फटाफट फर्स्ट पे ही टिक लगा दीजिए कि वो जिबेरेलिन नामक हार्मोन है जो बिना निषेचन के ही बीज रहित फल पौधे जो है प्राप्त कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एथिलीन के प्रयोग से पौधे में किसकी वृद्धि होती है? एथिलीन के प्रयोग से, हाँ ये तो होता है कि पौधे में तो वृद्धि होती है, लेकिन किसकी वृद्धि होती है? क्या वो पुरुष की होती है, या फिर मादा पुष्प की होती है, या फिर बीज व फल की होती है? तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है भाई, बीज व फल भी बिल्कुल रॉन्ग है, मादा पुष्प की होती है। एथिलीन के प्रयोग से पौधों में मादा पुष्प का क्या होता है भाई? वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है भाई, ये किसकी रक्षा करती है जरा बताइए तो? क्या मस्तिष्क की रक्षा करती है, या फिर शरीर का रक्षा करता है, या फिर मेरुदंड का रक्षा करता है, या फिर मेरुरज्ज की रक्षा करती है? भाई किसकी रक्षा करती है ये भाई? रीढ़ की हड्डी। तो शायद मस्तिष्क की तो करती नहीं है, और शरीर का नहीं करेगा, उसके लिए पावर ऑफ कंट्रोल तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरुदंड बिल्कुल गलत ही है भाई, मेरुरज्जु पे टिक मारिए। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के अग्न्याशय में भाई, किसमें? अग्न्याशय में निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है भाई? क्या वो इंसुलिन होता है, क्या वो भोजन होता है, क्या वो अम्ल होता है, क्या वो अपशिष्ट पदार्थ होता है? भाई भोजन तो निर्मित हो ही नहीं सकता, और अम्ल की तो बात ही छोड़ दो, बिल्कुल अभी अम्ल यहाँ कहाँ आ जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ तो बिल्कुल छोड़ ही दो, बच्चा हमारा इंसुलिन लगा दो टिक। मनुष्य के अग्न्याशय में क्या निर्मित होता है भाई? इंसुलिन होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनन कोशिका में डीएनए की प्रकृति होती है, कितनी प्रवृत्ति होती है जो हमारी क्या होती है? जनन कोशिका में जो जनन करते हैं उस कोशिका में डीएनए की कितनी प्रकृति होती है, या फिर कितनी प्रवृत्ति होती है? क्या वो 2 होती है, या फिर 3 होती है, या फिर 4 होती है, और या फिर 8 होती है? भाई जो जनन कोशिका में डीएनए की प्रवृत्ति होती है, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 8, भाई वो 2 होती है। कोशिका में डीएनए की प्रवृत्ति कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट देखते हैं। आखिर ये डीएनए का पूरा नाम भाई 1 नंबर में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। खास करके आप जो है नाम को जरूर याद रखिए कि डीएनए का कितना नाम है, डीएनसी का कितना नाम है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो फिर आपको नाम पूरा फुल फॉर्म उसका पता रहना चाहिए। ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्वाइस लो भाई, डीऑक्सीराइबो क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मींस अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। किसी प्रजाति का संबंध किससे होता है? किसी प्रजाति का जो समिष्ट, प्रजाति का समिष्ट
संबंध किससे होता है? क्या वो जनन से होता है, क्या वो प्रजनन से होता है, या फिर उत्सर्जन से होता है, या फिर ए और बी दोनों से होता है? तो ना तो वो ए बी से होता, ना उत्सर्जन से होता, ना प्रजनन से होता है। ए टिक लगा दीजिए कि वो जनन से होता है। जो जनन से होता है वो प्रजाति का संबंध हमारा किससे होता है? जनन से होता है भाई। नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख लीजिए, वहां आपको एकदम एक्सप्लेन से बताया गया है। जीवों में जनन पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देख लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा है। पुष्प के नर जनन को क्या कहते हैं? क्या उसको जयांग बोलते हैं, या फिर उसको अंडाशय बोलते हैं, या फिर उसको पुमंग बोलते हैं, या फिर भाई उसको ब्रिंक बोलते हैं? तो ये ब्रिंक कहां आ गया? इसको मारो कर रहा है। ये पुमंग, अंडाशय, जयांग। जयांग तो भाई बोलते हैं मादा को, और अंडाशय भी मादा में ही पाया जाता है। पुष्प की बात चल रही है तो पुष्प में हमारे कौन है? पुमंग जी हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन द्वारा जनन होता है। जो दो खंड, दो द्विखंडन मींस दो खंडन मींस विभाज्यता द्वारा जनन होता है। क्या वो मनुष्य में होता है, या फिर पादप में होता है, या फिर अमीबा में होता है, या फिर अमरबेल में होता है? तो अमरबेल को तो क्रॉस ही कर दो, इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इससे। मनुष्य को भी क्रॉस कर दो, पादप को भी हटा दो, बच्चे कौन हमारे? अमीबा भैया बच्चे। तो अमीबा ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मुकुलन द्वारा भाई अलैंगिक जनन करता है। कौन करता है मुकुलन द्वारा? क्या वो हाइड्रा करता है, क्या वो हाइड्रा ऑक्साइड करता है, या फिर अमीबा करता है? कौन करता है? इन दोनों का रिश्ता तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, इम्पॉसिबल है बच्चे। हमारे कौन? हाइड्रा भैया बच्चे। हाइड्रा जो होता है वो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। पपीता और तरबूज भैया, पपीता और तरबूज आदि है, क्या है? क्या वो जड़ है, क्या वो तने हैं, या फिर एक लिंगी है, या फिर द्विलिंगी है? क्या है भाई? क्या पपीता और तरबूज जड़ है? ना भाई, जड़ तो नहीं है। क्या तने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वो द्विलिंगी है? नहीं भाई, वो एक लिंगी है। पूछा जा सकता है एक लिंगी पौधों वृक्षों के नाम, तो पपीता लिख दीजिएगा, तरबूज लिख दीजिएगा, या फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या पपीता और तरबूज क्या है, ऑप्शनिंग में दिया जाएगा तो आप बता दीजिएगा वो एक लिंगी पौधे हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए भाई आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हमारा गुड़हल और सरसों है वो क्या है? गुड़हल और सरसों है, क्या वो उभयलिंगी है, क्या वो द्विलिंगी है, या फिर एक लिंगी है? क्या है भाई? तो एक लिंगी तो हो ही नहीं सकता। एक लिंगी हमारा पपीता होता है, तरबूज होता है, ठीक है, और द्विलिंगी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो गुड़हल और सरसों जो है वो हमारा उभयलिंगी है, कॉमन है, उभयलिंगी है। गुड़हल और सरसों क्या है? हमारा उभयलिंगी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में बदल जाता है? जो हमारा पौधों में भाई निषेचन होता है, जो हमारा पौधों में निषेचन होता है वो क्या, उसका मतलब जो क्या कहते हैं, उसके बाद उसका कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? यहाँ पे जो बदलता है, फल में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? क्या वो पुमंग है, या फिर अंडाशय है, या फिर जायांग है, या फिर कोई नहीं है इनमें से? तो निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो भाई ना तो जयांग होगा, कोई नहीं की तो बात ही छोड़ो, पुमंग भी नहीं होगा, अंडाशय होगा। निषेचन के बाद कौन सा भाग फल में, जो हमारा पौधों में यही तो अंडाशय पाया जाता है ना, यही अंडाशय पाया जाता है। और जब यहाँ पे निषेचित हो जाता है कणों के आने से जब निषेचित होता है तो यहीं पर हमारा अंडाशय ही क्या हो जाता है? फल हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर भाग को क्या कहते हैं? क्या वो पराकड़ कहते हैं, या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं, या फिर जयांग कहते हैं, और या फिर भाई वर्तिका कहते हैं?
पुष्प के स्त्री केसर भाग को? तो ना तो वर्तिकाग्र कहते हैं भाई, वर्तिकाग्र हमारा एकदम टॉप पे होता है, एकदम कहाँ होता है भाई, टॉप पे होता है। और पराकड़ की तो बात ही छोड़ो, वो इधर से जो हमारे कड़ लगे होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पराकड़ को तो हटा ही दो। जयांग तो ये पुष्प वाला सॉरी लड़कियों वाला स्त्री केसर वाला मामला आ गया, ये जयांग यहाँ पे नहीं है। बच्चा वर्तिका, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, एक पुष्प के स्त्री केसर भाग को वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्तिका कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नर का जननांग क्या है भाई? क्या वो अंडवाहिनी है, क्या वो वृषण है, सॉरी वृषण रहेगा, नहीं सही है, वृषण है या फिर पराकड़ है या फिर ए और बी दोनों है? तो भाई ए और बी कहाँ है? ए ये है, बी ये है, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है? अंडवाहिनी हो सकता नहीं, बिल्कुल नहीं। नर की बात है तो यहाँ अंडवाहिनी हो ही नहीं सकता। जब पहला गलत तो आखिरी गलत, क्योंकि ए और बी ऑप्शन दिया गया। अब पराकड़ इसमें कहाँ भाई, जनांग पराकड़ से कोई रिश्ता ही नहीं है, काट दो इसको। बचा भीषण, नर के जननांग को क्या बोलते हैं? भीषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लड़कों के यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, उनके यौवन अवस्था के लक्षणों को क्या नियंत्रित करता है भाई? फटाफट बताइए। क्या वो टेस्टोस्टेरोन है या फिर कोई हार्मोन है या फिर एस्ट्रोजन है? तो हार्मोन तो कोई होगा नहीं भाई, और यहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं होगा, बिकॉज ये लड़कियों के यौवन अवस्था को नियंत्रित करता है। तो बचा कौन हमारा? टेस्टोस्टेरोन बचा। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमारा लड़कों के यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। आइए नेक्स्ट उसी पे क्वेश्चन है, लड़कियों में कौन सा जो होता है लक्षण जो नियंत्रित करता है लड़कियों के यौवन अवस्था को? तो अभी मैंने बताया एड्स तो होगा नहीं भाई, टेस्टोस्टेरोन तो इसी से रिलेटेड है, ये होगा नहीं। यहाँ पे एस्ट्रोजन हो गया जो लड़कियों के यौवन अवस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडाशय में अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अंडा उत्सर्जित होने लगता है, मिलने लगता है उसमें, तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या उसकी प्रोसेस को वातपोत्सर्जन बोलते हैं या फिर प्रजनन बोलते हैं या फिर मुकुलन बोलते हैं या फिर अंडोत्सर्ग बोलते हैं? तो मुकुलन तो ना बाबा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रजनन तो बिल्कुल नहीं। वाष्पोत्सर्जन कोई यहाँ पे जल को तो गरमाया नहीं जा रहा, तो बिल्कुल गलत है। बचा क्या? अंडोत्सर्ग बचा, तो यही मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेसेंटा कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है प्लेसेंटा? याद कीजिए हमने आपको बताया है जो प्लेसेंटा होता है अगर उसमें कोई बेबी होता है तो प्लेसेंटा कहाँ पे होता है? जब बेबी होता अंडाशय में ही तो होता है। तो अंडाशय कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, अरे सॉरी गर्भाशय में होता, अंडाशय में तो हो नहीं सकता। पुमंग विषण गलत है। बच्चा गर्भाशय, गर्भाशय में ही हमारा प्लेसेंटा होता है जहां से बेबी हमारा भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। आइए अब हम मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। मेंडल के चैप्टर वाला थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए हम कुछ मेंडल के बारे में देखिए भाई, कुछ क्वेश्चंस हम बिना ऑप्शनिंग के करके देखते हैं। क्या है हमारा मेंडल से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने हैं, तो इसलिए बोर बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पृथक्करण का नियम किसने दिया था भाई? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो जो पृथक्करण का नियम दिया था वो हमारे मेंडल जी ने दिया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेंडल हो जाएगा। मेंडल ने किसका नियम दिया था? पृथक्करण का नियम दिया था। अब पुष्प में लाल कलर प्रभावी होता है, तो इसका विपरीत क्या है? अगर इधर हमारा रहेगा पतला, इधर रहेगा मोटा, इधर रहेगा सॉफ्ट, इधर रहेगा झुर्रीदार, इधर रहेगा हमारा लाल, तो इधर रहेगा सफेद, उसी का अपोजिट चलता है। तो जितने भी आपको कोई भी अगर इधर दिख रहा है
जो है प्रभावी है तो इधर अप्रभावी है, यानी जैसे हमारा विलोम होता है ठीक उसी तरह आपको करना है। ये तो ट्रिक है बिल्कुल याद करने की। अगर इधर लाल है तो इधर सफेद होना है, ध्यान दीजिए। पुष्प में लाल कलर प्रभावी का विपरीत लक्षण अभी अभी बताया, सफेद होता है। क्या भाई? सफेद होता है, विपरीत अक्षर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के प्रयोगों में प्रथम संतति में जब पहली बार उन्होंने किया था तो सभी पौधे कैसे आए थे भाई? फटाफट कैसे आए थे सभी पौधे? तो वो भाई आए थे समान लंबे आए थे। ठीक है, जब मेंडल ने प्रथम प्रयोग किया था तो सभी पौधे हमारे लंबे लंबे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो पुरुषों में भाई XY गुणसूत्र होता है, और जो हमारी महिलाएं होती हैं उसमें भाई जो हमारी महिलाएं होती हैं उसमें XX होता है। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं उसमें और X और Y होता है। अब आता है नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त सभी गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई सभी गुणसूत्र? हमारे सभी गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त सभी गुणसूत्र हमारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग, तो जीन से आप याद रखिए जॉनसन। तो जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। किसने भाई? जॉनसन ने। अब देख लेते हैं कि गुणसूत्र बनता है किससे बनता है? गुणसूत्र हमारा प्रोटीन से बनता है। ठीक है, गुणसूत्र किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, DNA से बनता है। ठीक है, दोनों से हमारा गुणसूत्र बनता है। अब लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? फटाफट बताइए, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बिल्कुल हम उसको कर लेते हैं। हमारा 66 नंबर क्या है? जीन किसका खंड है भाई? जीन हमारा है DNA का खंड। हाँ ये तो ठीक है भाई, DNA का खंड है, लेकिन आखिर ये जीन होता क्या है? तो जीन जो भी गुण आपके पापा जी में है या फिर मम्मी जी में है, उससे आपके अंदर जो भी थोड़े से गुण आ रहे हैं, सारे गुण तो आ नहीं सकते हैं, जो थोड़े बहुत गुण आ रहे हैं वही हमारे क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, तो हमारा जीन समझ में आ गया। और किसका खंड है? ये भाई DNA का खंड है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का खंड है हमारा DNA। अब हम बात करते हैं 67 नंबर का, कि कोई लड़की जो होती है, कोई गर्ल जो होती है, वो अपने पिताजी से, वो अपने पापा जी से किस गुण सूत्र को प्राप्त करती है? तो आपको पता है पुरुष में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो लड़की होती है, तो अगर वो मतलब जो पुरुष है, अगर वो क्या कह रहा है? Y दे रहा है, सॉरी X दे रहा है, तो ये जान लो कि वो मतलब लड़की उनसे X गुण को प्राप्त करती है। और अगर वहीं पे बात करें हम किसी लड़के की, तो कोई लड़का जो होता है वो Y गुण प्राप्त करता है, और अपनी माँ से X ही होगा। बस पापा जी लड़की को X देते हैं और लड़के को Y देते हैं। ठीक है, और मम्मी से हमें XX ही मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो मेंडल ने भाई प्रथम प्रयोग किया था वो किस पे किया था भाई? ये भी तो जानना है कि जो ये मटर वाला सारा मामला बना दिया, क्यों किस पे किया था? तो इस पे मटर पे ही तो किया था भाई, जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं, स्वीट पी बोलते हैं, मीठी पी बोलते हैं, आप मटर भी बोल सकते हैं। अब क्यों किया था मटर पे, इतना जान ले बस, और कुछ नहीं। वो इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत ही कम समय में जल्दी से ग्रोथ हो जाते, और अगर किसी पेड़ पे करते तो 1-2 साल लग जाते उस पेड़ को बढ़ने में, फिर उस पे क्रॉस करवाते तो जाने कितने वर्ष हो जाते, तब तक तो मेंडल हमारे मर जाते, पता ही नहीं चलता उनका। नेक्स्ट देखते हैं हम भाई, द्विसंकर क्रॉस। जो हमारे द्विसंकर क्रॉस करवाए थे उसमें क्या हुआ भाई? लक्षण यहाँ पे रहेगा, लक्षण प्रारूप का अनुपात हुआ। कौन सा अनुपात निकला जब 2 संकर क्रॉस करवाए? तो 9:3:3:1 निकला था जब हमारा द्विसंकर क्रॉस करवाया था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन उठता है कि एड्स नामक रोग, कि एड्स रोग होता है किसके कारण होता है? एडीएस, एड्स रोग
किसके कारण होता है। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके कारण होता है। तो भाई इतना ध्यान रखिएगा, जो एड्स नामक रोग होता है वो भीषण के कारण होता है। किसके? भीषण के कारण हमारा क्या होता है? एड्स नामक रोग होता है। बस आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतने ही थे और यहां से बाहर कोई ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाएंगे। अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में हम ये पूरे आशा के साथ कहते हैं आप 20 नंबर ले सकते हैं और अच्छे से समझे भी होंगे आप लोग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे बायो के कंप्लीट मैराथन को लेकर। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।